हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स का वीडियो बना दिया है। इसको थोड़ा जल्दी आप रिपीट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर अगली चैप्टर में शुरू करूँगा। इसके जितने जो बचे हुए हैं मेन मैं करा देता हूँ, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। अगर सारा कराने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो आपके एनसीईआरटी में है या जो कुछ ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में आ सकते हैं, वो मैं करा दूँगा जेनेटिक डिसऑर्डर। बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर पढ़ने लगा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मैंने इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर बताया था कल, मेंडेलियन डिसऑर्डर बताया था, ठीक है। इस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में से मैंने बताया था कि दो तरह के थे। एक थे ऑटोसोमल और दूसरे थे हेटेरोसोमल, ठीक है, हेटेरोसोमल। मैंने ये बताया था कि ऑटोसोमल में दो हैं, ठीक। ऑटोसोमल में दो हैं, कौन कौन है? तो एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव। पहले हालांकि मैंने रिसेसिव शुरू किया था, फिर डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट वाला आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी मैं नाम बता दूंगा। एक तो बताया, एक है रिसेसिव, ठीक है, और दूसरे हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये हालांकि दिया भी है बहुत थोड़ा सा नाम बता दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। फिर इसमें जो है सेक्स क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल और हेटेरोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल। जो सेक्स क्रोमोसोमल होता है इसके मैंने नाम बता दिया था, जैसे हीमोफीलिया था, कलर ब्लाइंडनेस था, नाइट ब्लाइंडनेस था, डीएमडी डक्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था। यही मेन 4 डिजीजेस थे, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल हम लोग थे ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने बता क्या दिया था? तो एक बता दिया था सिकल सेल एनीमिया, दूसरा बता दिया था सिकल सेल एनीमिया के बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। शायद ये 3 बता दिया था मैंने, थैलेसीमिया तक बता दिया था। इसके बाद अब जो है डिजीज़ उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद एक डिजीज है रिसेसिव में जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आइए देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअल में नाम से क्लियर है, फाइब्रस सिस्ट बन जाते हैं। इसको डिटेल लिखता हूँ मैं यहाँ से। सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या? अपने यहाँ एक्चुअल में ये होता नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ज़्यादातर सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉमन है नॉर्थ यूरोपियंस में और नॉर्थ वाइट अमेरिकन्स में ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाम से क्लियर है, फाइबर लाइक सिस्ट बन जाते हैं इस तरह से। ये बनते कहाँ है, क्यों बनते हैं, ये देखते हैं। फाइबर लाइक सिस्ट बन जाते हैं, ये फाइब्रस हो जाएगा, इसको सिस्ट बोलते हैं। फाइबर लाइक थ्रेड लाइक बन जाते हैं, इसलिए इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या ये एक्चुअल में जो हमारे सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ ये सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे म्यूकस एक प्रकार का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज होने लगता है सिस्ट बन जाने के कारण। जैसे पैनक्रियाज हो गए, सिक्रेटरी ऑर्गन में मेनली। इसको ये लिख सकते हो फाइब्रस सिस्ट फॉर्म्ड इन, ये लिख सकते हो इसको फाइब्रस सिस्ट फॉर्म्ड इन सिक्रेटरी ऑर्गन्स लाइक कौन कौन ऑर्गन हो गए? पैनक्रियाज के अलावा लीवर के अलावा कुछ, अच्छा हाँ, लंग्स में भी बनने लगता है सिस्ट। है जहाँ पे म्यूकस बन जाता है तो एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है, जैसे दम घुटना हो गया या ये कह लो कि अस्थमा वाली कंडीशन हो जाना, इसलिए इसको म्यूकोविस्क्वाइड भी बोलते हैं। तो लीवर, लंग्स, इसके अलावा लीवर हो गया, सॉरी लंग्स हो गया, इटी से लिख दो ना, सिक्रेटरी ऑर्गन आप याद रखना जहाँ सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। अब पैनक्रियाज में जब आएगा तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा। लीवर में जाएगा, लीवर के सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा। लीवर में कई बार क्या हो जाता है, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। लंग्स में अभी बताया कि एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा करने लगता है। म्यूकस, कहीं भी अगर म्यूकस बनेगा, चूँकि इसमें क्या होने लगता है, फाइब्रस सिस्ट आर फ्रॉम सिक्रेटरी ऑर्गन्स। एज ए रिजल्ट, ये कह लो एज अ रिजल्ट अ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन इज फॉर्म्ड। अ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, ये कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसको हम डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। दीज डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज थिक म्यूकस। ये कह सकते हो कि दीज ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं, दीज ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज थिक म्यूकस, सिंथेसाइज थिक म्यूकस। अब यही थिक म्यूकस जो होते हैं स्किन में आने लगेगा। थिक म्यूकस इन कहाँ कहाँ? स्किन। स्किन के अलावा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है ये सिक्रेटरी ऑर्गन, पैनक्रियाज, लीवर, लंग्स एंड अदर सेक्रेटरी ऑर्गन। अदर मतलब जहाँ जहाँ सिस्ट बनेगा वहाँ वहाँ थिक म्यूकस बनने लगेगा। मेन प्रॉब्लम क्रिएटिव म्यूकस करता है ये। अभी अगर स्किन के नीचे बन गया तो स्किन को मोटा लेदरी बना देगा। अब स्किन के नीचे आ गया तो जो स्वेट का सिक्रीशन होता है इसमें बहुत हाईली साल्टी स्वेट होने लगता है, यानी कि स्वेट में Na और Cl दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा, बहुत हाईली साल्टी स्वेट आने लगेगा। अगर ये हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया तो लंग्स प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इसके अलावा लंग्स में होने लगता है, किडनी में जाकर के ये किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। कई जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। बाद में जाकर के सेक्रेटरी ऑर्गन है, ये जगह जगह पूरी बॉडी में फैलेगा। तो मेन सिस्टिक फाइब्रोसिस में यही होता है ये कि म्यूकस बनने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, सेक्रेटरी ऑर्गन में बनने लगता है, जो कहीं ना कहीं जाकर के मतलब बॉडी फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा ये कुल मिला के। इसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसका, याद रखना इतना। बाकी मैंने तो इसका लिख करके इसकी पूरी सिम्टम को, कंडीशंस को नोट्स में अपलोड कर दूंगा मैं। इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद एक डिजीज है जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया ये बल्कि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को हमारे इफेक्ट करता है एल्केप्टोन्यूरिया। बीडल और टेटम ने दो साइंटिस्ट थे, बीडल और टेटम, इन दोनों ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जब जीन पढ़ाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी कि एक जीन जो होता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इसी डिजीज पे स्टडी करके किया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बीडल और टेटम। बाद में इसको बदल दिया गया और बदल करके वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस किया गया। यानी एंजाइम भी प्रोटीन ही होता है, पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन ही होता है। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कर दिया गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। यानी एक जीन जो होता है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, पर्टिकुलर चेन के लिए असाइंड होता है। नोबेल प्राइज़ भी मिला था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस देने के लिए बीडल और टेटम को। एल्केप्टोन्यूरिया में देखो होता क्या है। इसमें एक्चुअल में एक एंजाइम होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम उसको कहते हैं। ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है जा करके कि हमारे लीवर में एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है टाइरोसिन। एक एमिनो एसिड है टाइरोसिन, इसको क्या करता है कि ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये एंजाइम नहीं बना ऑक्सीडेज एंजाइम, तो उस ऑक्सीडेज अगर ये वो जीन जो ऑक्सीडेज एंजाइम को बनाता है, अगर वो अनेबल है सिंथेसाइज करने में ऑक्सीडेज को, उस कंडीशन में टाइरोसिन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। जब टाइरोसिन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हमारे ब्लड में एक्सेस होने लगता है, तो ये टाइरोसिन एक बाई प्रोडक्ट बनाता है। ये बाई प्रोडक्ट होता क्या है? तो इसके बाई प्रोडक्ट एक बहुत ज़्यादा, जब टाइरोसिन एक्युमुलेट होता है तो एक बाई एक्युमुलेट होकर के एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड, या उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने, होमोजेनिस्टिक एसिड एल्केप्टोन, सही है। बाई प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड, या इसी को हम क्या कहते हैं? एल्केप्टोन बोलते हैं,
होमोजेनिस्टिक एसिड को क्या बोलते हैं? एल्केप्टोन। अब ये एल्केप्टोन जब ब्लड में एक्सेस होने लगेगा तो ये क्या होगा कि किडनी के थ्रू फिल्टर होने लगता है। जब किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आता है, ये एल्केप्टोन यूरिन के थ्रू, तो जब एयर में आता है तो ऑक्सीडाइज होता है, और जब यूरिन एयर से एक्सपोज होता है तो ये यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए इस एल्केप्टोन्यूरिया को हम अनदर लैंग्वेज में ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोलते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया को। फिर से सुन लो, हमारे बॉडी के लीवर के अंदर एक जीन होता है जो सिंथेसाइज करता है एक एंजाइम ऑक्सीडेज। ये ऑक्सीडेज एंजाइम हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट टायरोसिन नामक एमिनो एसिड को ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये जीन अनेबल है सिंथेसाइज करने का, कारण जीन म्यूटेशन हो गया है उसमें और वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में टायरोसिन हमारे ब्लड में एक्सेस होने लगेगा। और जब टायरोसिन एक्सेस होने लगेगा तो ये एक्सेस टायरोसिन एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है होमोजेनिस्टिक एसिड। ये होमोजेनिस्टिक एसिड को अनदर लैंग्वेज में हम बोलते हैं एल्केप्टोन। ये एल्केप्टोन जब ब्लड में एक्सेस होगा तो किडनी फिल्टर करके बाहर करेगी। जब किडनी से बाहर निकलेगा तो ये एयर में आकर के ऑक्सीडाइज होता है, और जब एयर में ऑक्सीडाइज होता है तो ब्लैक कलर देता है। इसीलिए इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। अदर प्रॉब्लम ये क्या करेगा? तो अदर प्रॉब्लम में हार्ट प्रॉब्लम करेगा, किडनी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। नेफ्राइटिस के सिम्टम आने लगते हैं, थोड़े थोड़े नेफ्रॉन में स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है या नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं। ये तमाम ये मतलब सिम्टम क्रिएट करता है। मेन इसका सिम्टम है ब्लैक यूरिन डिजीज, या यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये एल्केप्टोन्यूरिया है। ये भी हमारी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। जनरली एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और जो क्रोमोसोमल है वो तो पूरा का पूरा फिजियोलॉजी ख़राब करता है। अलग अलग है, उसको भी पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ये एल्केप्टोन्यूरिया था। तो दो हो गए, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया। इसके बाद एक और डिजीज़ है, हालांकि है तो तीन डिजीज़ है और ज़्यादा, और है गाउचर्स डिजीज है, सेसैक डिजीज है, लेकिन ये कभी आया नहीं है, ना ही आपके एनसीईआरटी में है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग। मेन एक और है एल्बिनिज्म, उसको बता देते हैं। ब्लैक एल्केप्टोन्यूरिया के बाद है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म देखे होंगे, एक्चुअल में इसमें भी वही होता है, एल्बिनिज्म में भी, कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टायरोसिनेज। एल्बिनिज्म में क्या होता है, पूरी की पूरी स्किन वाइट हो जाती है इसमें। एल्बिनिज्म जनरली अगर देखा जाए तो कई ऐसे रसियन हो गए या विदेशों में कई जगह कई ऐसे फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर ना कहो, सॉरी फॉरेनर्स, कई कंट्री के ऐसे लोग हैं जिनमें मिलेनिन सिंथेसाइज ही नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलेनिन, नाम सुना होगा, जो हमारे स्किन को कलर देता है। इस मिलेनिन को सिंथेसाइज करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिनेज रहेगा तो हमारी स्किन सेल इसको लेकर के क्या करेगी, मिलेनिन बनाएगी। ये मिलेनिन हमारी स्किन में कलर देता है। कहीं कहीं मिलेनिन जमा हो जाता है तो वही ब्लैक मोल या ब्लैक स्पॉट जो बनते हैं वो मिलेनिन का डिपोजिशन के कारण होता है। ये तब सीक्रेट ज़्यादा होता है जब हमारी स्किन धूप में होती है या इसके ऊपर ब्राइट सनलाइट आता है। तो देखना, जो बॉडी पार्ट्स ब्राइट सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज होता है वो हल्का सा डार्क कलर का होता है, कंपेरेटिव दोज वो कैन नॉट फेस लाइट। इसलिए देखना क्लॉथ के अंदर थोड़े से बॉडी जो होते हैं वो स्किन कलर वाइट होती है, क्योंकि वहाँ पे मिलेनिन का सिंथेसिस जो है वो कम होता है। तो टायरोसिनेज अगर ना बने, ना रहे हमारी बॉडी में, या एंजाइम ये ना बने टायरोसिनेज, तो उस कंडीशन में मिलेनिन हमारी स्किन सेल नहीं बनाती है। जब मिलेनिन नहीं बनाती है तो पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो वाइट कलर की हो जाती है। जैसे वाइट स्पॉट नहीं हो जाता है कई लोगों को वाइट स्पॉट हो जाता है, वही कंडीशन इसमें शुरू हो जाती है, उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। ये तब अपीयर होता है जब रिसेसिव कंडीशन में आएगा, यानी कि अगर डोमिनेंट है तो भी नहीं होगा, अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब भी नहीं होगा। जब अपीयर होगा तो तब होगा रिसेसिव कंडीशन में अपीयर होगा। यानी टायरोसिनेज अगर रिसेसिव में आएगा तभी टायरोसिनेज नहीं बनेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट भी बनाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बनाएगा। ये कंडीशन तब आएगी जब ये आएगा। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि अगर मान लो सपोज दैट होमोजाइगस कोई फादर है और मदर
वो होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर इन दोनों में यानी कि ये मान लो ब्लैक है, ये पूरा प्योर वाइट है, मिल्की वाइट है, इनमें मैरिज हो जाए तो बच्चा ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक वाइट, वेराइगेटेड नहीं होंगे, चितकबरे नहीं होंगे, उनमें क्या कहते हैं ब्लैक ही होंगे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी। जब हेट्रोजाइगस बनेगी तो मेलेनिन बनेगा, इस कंडीशन में भी मेलेनिन बनेगा, यानी कि हेट्रोजाइगस आएगा, मेलेनिन बनने के चांस का मेलेनिन बनेगा ही बनेगा सब में। कंडीशन तब खराब हो सकती है जब हेट्रोजाइगस का होमोजाइगस से मैरिज हो जाए, यानी फादर क्या हो जाए हेट्रोजाइगस हो और मदर क्या हो जाए होमोजाइगस हो। उस कंडीशन में 75% बच्चों में तो मेलेनिन बनेगा, 75% बच्चों में बनेगा, सॉरी 50% में बनेगा, और 50% बच्चों में मेलेनिन नहीं बनेगा। यानी 50-50 चांस है कि 50% बच्चों में ये हो सकता है कि वाइट हो जाएं और 50% बच्चे जो हैं वो ब्लैक हो जाएं। तो ये कंडीशन होती है एल्बिनिज्म की। डिजीज़ है ये भी, हालांकि डिजीज़ नहीं कहते हैं इसमें, कई जगह मेन तो कई जगह ये मेलेनिन न बनना कोई डिजीज ही नहीं मानते हैं। जैसे वाइट स्पॉट है, डिजीज ही नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं कि मेलेनिन इतना दूर का स्किन डीमेलिनेट हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है इसकी। ये थे अब तक जितने थे, ये थे रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके बाद है डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। डोमिनेंट के सिर्फ नाम और कंडीशन बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसको आप डिटेल स्टडी न करना क्योंकि जल्दी आता नहीं है। ये कौन कौन से हैं नाम वो मैं बता देता हूँ डोमिनेंट वाले में। एक तो है पॉलीडेक्टाइली, नाम सुना होगा। पॉलीडेक्टाइली में क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा डिजिट्स, फिंगर एक्स्ट्रा डिजिट हो जाती है। पॉली मीन्स नाम ही है, मेनी, डेक्टाइली मीन्स डिजिट्स। तो जो हमारी फिंगर्स होते हैं, कई बार देखना किसी के यहाँ पे एक फिंगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है या थंब में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, सच कंडीशन आर कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली। तो पॉलीडेक्टाइली है, ये डोमिनेंट जीन के कारण होता है। अगर ये होगा तो मतलब अगर जीन है तो पॉलीडेक्टाइली होगा ही होगा। एकोंड्रोप्लेसिया एक होता है, एकोंड्रोप्लेसिया बोलते हैं, एकोंड्रोप्लेसिया, इसको बता रहा हूँ। हाँ, एकोंड्रोप्लेसिया, इसमें क्या हो जाता है डिवार्फिज्म हो जाता है। डिवार्फिज्म का मतलब ये हो गया कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स है वो ग्रो हो ही नहीं पाती है, लॉन्ग बोन्स कैन नॉट ग्रो, तो इसको हम बोलते हैं डिवार्फिज्म। जो लॉन्ग बोन्स है, लिम्स के बोन है ना, जो हाथ के पैर के बोन्स है, वो बड़े नहीं हो पाते, छोटे छोटे रह जाते हैं। इस तरह से इसमें कई है। एक ब्रैकीडेक्टाइली है, ब्रैकीडेक्टाइली में एकदम छोटे छोटे डिजिट्स हो जाते हैं फिंगर्स के, ब्रैकीडेक्टाइली है, ब्रैकीडेक्टाइली। स्मॉल डिजिट्स वेरी, मतलब बहुत छोटे छोटे फिंगर्स हो जाते हैं। हंटिंगटन्स होता है। इस तरह करके मेन डिजीजेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको डिटेल आप मत पढ़िएगा। हंटिंगटन के बाद एक है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। इसमें भी मतलब क्या कहते हैं, अब हमारी मसल्स जो है वो पूरी तरह से एक तरह फोर्सफुल मूवमेंट नहीं कर पाती है, लोकोमोशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा आप स्टडी ना करना। मेन इसमें जो पढ़ने वाला है वो है हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको डिटेल पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि ये आ सकता है। बाकी वाला तो डोमिनेंट वाला नहीं है। रिसेसिव में भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, रिसेसिव में आप कौन कौन डिजीज ढंग से पढ़ लेना जो नीट में या आपके बोर्ड में आता है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मेंडेलियन में आप ऑटोसोमल में पढ़ना अगर, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट याद न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं पूछेगा आपसे जल्दी, कोई नीट में भी कभी नहीं आया है। ऑटोसोमल रिसेसिव आप पढ़ना, और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या क्या ढंग से पढ़ लेना, तो सबसे अच्छे से पढ़ना सिकल सेल एनीमिया, ये अक्सर आता है आपके बोर्ड में या नीट में भी आता है। दूसरा पढ़ लेना सिकल सेल एनीमिया के बाद से थैलेसीमिया, इसको भी कई बार पूछा हुआ है थैलेसीमिया के बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU भी बोलते हैं इसको, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, PKU बोलते हैं इसको। ये दिया हुआ है आपके NCERT में, तो जो NCERT में है उसको तो अच्छे से पढ़ लेना। ये तीनों NCERT में दिया हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ NCERT देख करके आपको क्या क्या दे रखा है इसमें। ये NCERT में जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें देखो कौन कौन दे रखा है। एक तो दिया हुआ है यहाँ पे
नाम दिया है, हालांकि सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी नाम दे रखा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया तो लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट के जो पेज हैं एनसीईआरटी के, भाई इसको हर हाल में चारों ये पेज अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे थैलेसीमिया दे रखा है, हालांकि ऊपर कलर ब्लाइंडनेस भी दे रखा है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, तो वो देख लेना। और बाकी जो है वो फिनाइलकीटोन्यूरिया दे रखा है, वो अच्छे से पढ़ लेना। सिकल सेल एनीमिया दे रखा है, वो अच्छे से पढ़ लेना। ये मेन यही 3 डिजीज अच्छे से पढ़ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी पढ़ लेना, हालांकि हो सकता है कहीं उस पूछ दे सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये 4 डिजीज इसमें अच्छे से पढ़ लेना। बाकी डिजीज आपको याद रहे न रहे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीट में ना जल्दी आता है ना बोर्ड में, तो आएगा ही नहीं आएगा। बोर्ड में यही आपसे 3-4 डिजीज पूछेगा, नीट में भी लगभग यहीं से आता है। इसके बाहर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने लगोगे पता चलेगा ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन पढ़ लेना। ऑटोसोमल के बाद जो सेक्स क्रोमोसोमल है, इसमें भी देखो क्यों कौन कौन पढ़ना है आपको अच्छे से। सेक्स क्रोमोसोमल या हेट्रोसोमल बोलते हैं, हेट्रोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें जो सबसे कॉमन है, जो लगभग हर अल्टरनेट ईयर आता ही आता है, तो एक आता है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। ये 2 डिजीज़ तो आप हर हाल में पढ़ लेना, क्योंकि अगर इस साल हीमोफीलिया पूछ दिया तो अगले साल कलर ब्लाइंड पूछेगा। अगर ये कलर ब्लाइंड इस साल है तो अगले साल हीमोफीलिया पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये दोनों तो आपको हर हाल में तैयार होना चाहिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा 2 है और जो आपके मतलब उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में हो सकता है पूछ दे। एक पूछ सकता है डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी, और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये 2 डिजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये तो दोनों हर हाल में तैयार होना चाहिए भाई। सुन लो ये चीज़। मैं अभी सेक्स क्रोमोसोमल में हीमोफीलिया शुरू करूँगा। होता कैसे है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हालांकि इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, सुना होगा, विक्टोरिया रानी के ख़ानदान में था ये भी सुना होगा कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें कहीं भी बॉडी में माइनर कट या इंजरी अगर हो जाए तो बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं होता है, सारा का सारा बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाता है। पहले तो मैं ये लिख दूँ, सेक्स क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट है हीमोफीलिया, या इसी को बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। ब्लड मतलब क्या कहते हैं, ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है इसमें। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो 8 होता है, +1 में पढ़े होगे क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता नहीं है, जिसके कारण बॉडी में कहीं कट इंजरी हो जाए तो ब्लड कंटिन्यू फ्लो करते रहता है। विक्टोरिया रानी के ख़ानदान में था। एक्चुअल में ये जो डिजीज़ होता है हीमोफीलिया, ये इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड इन द सेंस दैट कि जो फीमेल में XX या मेल में XY होता है, तो इसका जो जीन होता है हीमोफीलिया का, वो जब रहेगा तो या तो किसी एक पे रहेगा या तो इस पे रहेगा। ये भी कंडीशन हो सकता है कि इसमें ऐसे हो जाए, दोनों के ऊपर क्या हो जाए, XX हो जाए, सॉरी H ये हो जाए, H फॉर हीमोफीलिया। तो 3 कंडीशन इसमें क्रिएट होती है, 3 तरह से ये जीन अरेंज करेगा। फीमेल में अगर एक पे है तो इसको कैरियर फीमेल बोलेंगे, या कैरियर फीमेल बोलेंगे। इसको डिजीज़ नहीं होगा, जीन रहेगा, लेकिन ये फीमेल नॉर्मल रहेगी, ब्लड क्लॉट होगा इसमें। दोनों पे आ गया, पूछा जाता है कि ये होमोजाइगस रेयर होता है, ये बहुत कब होता है, रेयर क्यों होता है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन है तो उसको हीमोफिलिक डॉटर बोलते हैं, ये कंडीशन है तो उसको हीमोफिलिक सन बोलते हैं। हाँ, अगर ये नहीं है तो ये तो नॉर्मल सन हो जाएगा और ये नॉर्मल डॉटर हो जाएगी। इसको बोलेंगे नॉर्मल डॉटर, दोनों XX है, कहीं जीन नहीं है, ये नॉर्मल सन है, इसको डिजीज़ कभी नहीं होगा। लेकिन ये जीन 3 तरह से अरेंज होता है। फीमेल में अगर एक पे रहे, एक पे, तो उसको बोलेंगे कैरियर। मेल में आ गया तो मेल चूँकि हेमीजाइगस होता है X के लिए, इसलिए ये अपने को एक्सप्रेस कर देता है, यहाँ दूसरा वाला X इसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है। फीमेल में तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों के ऊपर जीन रहेगा। तो दोनों के अगर ऊपर जीन नहीं है तो उस कंडीशन में ये दोनों के ऊपर जीन नहीं है, उस कंडीशन में कैरियर हो जाती है फीमेल। अब देखो ये होता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है ये हीमोफीलिया। इसमें
कंडीशन से याद रखे ना, या कंडीशंस ही पूछा जाता है। एक बार मैं लिख देता हूँ, चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। ये नॉर्मल फीमेल है, इसको बोलेंगे नॉर्मल फीमेल, ठीक है। इसके बाद अगर कंडीशन 1 पे रहेगा, यहाँ दोनों पे रहेगा, यहाँ Y 1 पे रहेगा, ये नॉर्मल मेल हो जाएगा। अब देखो कैसे कैसे चलेगा ये। अगर यहाँ पे 1 पे है ये, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैरियर फीमेल, इसको बोलेंगे कैरियर फीमेल। जीन रहेगा लेकिन डिजीज्ड नहीं होगी, ये नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल लाइफ जी लेगी। अगर ये कंडीशन यहाँ पे है, दोनों पे है, तो ये जो कहलाएगी वो अफेक्टेड या हीमोफिलिक फीमेल होगी। ये कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी, ये हीमोफिलिक फीमेल। इसको बोलेंगे हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल, या हीमोफिलिक सन भी बोल सकते हो, इसको हीमोफिलिक डॉटर भी बोल सकते हो, इसको कैरियर डॉटर बोल सकते हो, इसको नॉर्मल डॉटर बोल सकते हो। ये नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ देता है इसमें, ये देखो एक्स लिंक्ड है, ध्यान रहे, कभी भी ये एक्स लिंक्ड होगा तो मदर से ही सन में जाएगा, फादर से ये सन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा, मैंने बताया था कि अगर मान लो सपोज दैट ये मदर है, फादर है, मदर में XX है, फादर का XY है, तो मैंने बताया था कि एक X फादर मदर से आता है डॉटर में, और एक X कहाँ से आता है? फादर से आता है। सन में X ऑलवेज कम फ्रॉम मदर, ठीक है। तो इसलिए ये मदर में अगर जीन है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा सन में। फादर वाला X कभी भी डॉटर सन में नहीं आएगा। यहाँ भी कंडीशन वही बनेगी, XX XY, ठीक है। अब कंडीशन क्या बन सकता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर मदर नॉर्मल है या मान लो फादर नॉर्मल है। मैं कंडीशन एक बार लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लेना। कंडीशन कौन कौन बन सकता है, एक एक कंडीशन को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, इसको नोट कर लेना। हीमोफीलिया में क्या क्या कंडीशन बनेगा, सारे कंडीशन को मैं एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो सपोज दैट ये हो गई फीमेल, दूसरे हो गए मेल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये बनेगा कि फीमेल और ये हो गए मेल। फीमेल को क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में हम कैरियर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो कैसे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा ये देखते हैं। फीमेल कैरियर है तो यहाँ पे जीन आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे जीन आ जाएगा तो देखो ये X आ गया, ये X आ गया, तो यानी एक X पे आ गया। अब ये डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। अब इधर देखो X ये यहाँ सन में गया, तो जब सन में जाएगा तो यहाँ H आ जाएगा, Y तो नॉर्मल आएगा। अब ये सन क्या होगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। हीमोफिलिक इन द सेंस दैट हीमोफिलिया हो जाएगा। यहाँ हेमीजाइगस होता है X के लिए, तो होगा क्या कि एक्चुअल में ये रेसेसिव एक पे रहेगा तो रेसेसिव कंडीशन में रहेगा फीमेल में। जब ये फीमेल में तभी डोमिनेंट होगा जब ये दोनों के ऊपर जीन आ जाएगा। ये दूसरे वाली X जो है इसको अपीयर एक्सप्रेस नहीं होने देगा। यहाँ पे अब देखो दूसरा वाला X नहीं है जीन, तो ये नॉर्मल होगा, ये डॉटर नॉर्मल, यहाँ से भी X नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। यानी देखा जाए ओवरऑल चिल्ड्रन में, तो अगर मदर कैरियर है तो 50% बच्चों में जीन का ट्रांसमिशन हो रहा है, 50% में नहीं हो रहा है। उसमें से भी अगर डॉटर में देखा जाए तो 2 डॉटर है तो एक डॉटर कैरियर है, एक नॉर्मल, यानी 50% डॉटर कैरियर, 50% नॉर्मल। सन 2 हैं, इनमें से भी एक में है एक में नहीं है, यानी 50% सन हीमोफिलिक, 50% नॉर्मल। तो ये कंडीशन होती है। अब इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या कर लेते हैं कि मदर को नॉर्मल ले लेते हैं और जो फादर है उसको क्या कर लेते हैं, हीमोफिलिक बना लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ क्या मदर क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, फादर क्या हो गया, हीमोफिलिक। उल्टा बना के देख लो इसमें भी। अब ये मान लो नॉर्मल हो गई और इसको क्या बना दिया, हीमोफिलिक बना दिया। अब इसमें इसको कैसे निकालेंगे, ये निकालने में अच्छा इसको पनेट स्क्वायर से भी बना सकते हो, बल्कि ज़्यादा इजी पनेट स्क्वायर में रहेगा, इससे ज़्यादा इजी इसको पनेट स्क्वायर में आप बना लेना, XY XX। अब क्या करोगे यहाँ पे,
एक एक्स पे जीन लगा दो, ठीक है, जीन लगा दिया यहाँ पे एच, यानी हीमोफीलिया का जीन आ गया, एक में है, या ये कैरियर हो गई मदर। अब इसको कैसे कर लोगे, यही क्रॉस है, एक्स एक्स यहाँ कर लोगे, ये एक्स वाई, ये एक्स, ये एक्स, एक्स वाई। अब यहाँ पे जीन आ जाएगा दोनों पे, यानी यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, कैरियर कलर ब्लाइंड, वही चीज़ है ऊपर वाला। अब इसको भी ऐसे ही निकाल लेते हैं पनेट वाले से, पहले एक बार बता दूं मैं। अब क्या होगा, तो ये x और ये x, यहाँ पे फिर अब क्या हो गया, जीन आ गया, यहाँ से जीन आ गया। दूसरे देखो x y नहीं आएगा, तीसरा x x आ गया जीन, फिर ये वाला x y। यहाँ देखो अब क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर फादर हीमोफिलिक है, फादर क्या है, हीमोफिलिक, तो इस डॉटर में भी जीन आएगा, इस डॉटर में भी जीन आएगा, यानी 100% डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी, और 100% सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अगर फादर हीमोफिलिक मेल है, फादर अगर हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक समझ में आ जाएगा, और अगर मदर नॉर्मल है तो उनके 100% डॉटर जो होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी, और 100% सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरे ये कंडीशन बना के देखते हैं, ये खुद से भी बना सकते हो तुम लोग। तीसरी कंडीशन में देखो क्या होगा, तीसरी कंडीशन में ये करते हैं कि मदर को कैरियर ले लेते हैं और फादर को हीमोफिलिक बना लेते हैं। यानी तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन में मदर मान लो कैरियर हो गई और फादर क्या हो गया, हीमोफिलिक बना दो। अब देखो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, मदर कैरियर हो गई और ये फादर क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। अब अगर हीमोफिलिक फादर मदर कैरियर है, इनकी जीन बना के देखते हैं। यही बोला जाता है कि ये रेयर होता है कि मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो, ये संयोग बड़ा रेयर बनता है कि मदर में भी जीन है, फादर में भी जीन है। अब इस कंडीशन में डॉटर देखना अफेक्टेड हो जाएगी। डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, ये स्क्वायर वाला ज़्यादा बिजी मतलब सॉरी बेटर रहेगा, इजी रहेगा। x हो गया y, x x। अब क्या हो गया, यहाँ पे देख लो, ये जीन हो गया और यहाँ जीन हो गया। अब ये जो फर्स्ट डॉटर बनेगी ये क्या होगी, यहाँ से भी जीन आ जाएगा, यहाँ से भी जीन आ जाएगा, दोनों जगह से इसमें जीन आ गया। अब ये डॉटर क्या होगी, हीमोफिलिक, ये एक्स वाई, यहाँ एक्स एक्स, फिर ये एक्स वाई। अब इसमें जीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे हुआ, ये भी एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, दोनों पे एक्स आ गया, एक्स यहाँ वाला यहाँ आ गया। अब ये एक्स यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एक्स नॉर्मल है। अब क्या होगा, तो अगर फादर मान लो क्या है, हीमोफिलिक है और मदर क्या है, कैरियर है, उस कंडीशन में 50% डॉटर हीमोफिलिक हो जाएगी। अभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मदर्स आर रेयरली हीमोफिलिक इन हीमोफिलिया, तो लिख देना इट अकर्स व्हेन हीमोफिलिक मेल मैरिज विथ कैरियर फीमेल, देन क्या कर सकते हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोफिलिया इन डॉटर विल बी 50%। अब ये 50% हो जाएगा, यहाँ डॉटर हीमोफिलिक होगी, 50% नॉर्मल होगी। यहाँ पे सन जो होगा वो 50% हीमोफिलिक होगा, 50% नॉर्मल होगा। ओवरऑल देखें तो 75% बच्चों में जीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, 25% बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ बन रहा है। चौथा कंडीशन क्या बन सकता है इसका, चौथा कंडीशन भी बना के देखते हैं। चौथा में अगर हमने दोनों को हीमोफिलिक नहीं, एक काम करो, इसको ऐसे बनाते हैं कि मदर को हीमोफिलिक बना दो और फादर को नॉर्मल रख दो। चौथे कंडीशन ये बनेंगे कि मदर हीमोफिलिक और फादर नॉर्मल। अब इसको बना के देखते हैं, मदर हीमोफिलिक फादर नॉर्मल, इसमें क्या आएगा, इसमें ये हो जाएगा कि मदर के ऊपर अगर जीन है दोनों के ऊपर तो 100% सन क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, और 100% डॉटर जो होगी वो कैरियर हो जाएगी। अब देखो ये एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। अब जीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसमें। मान लो हमने अभी बताया कि मदर क्या है, हीमोफिलिक है, दोनों पे जीन आ गया तो मदर हीमोफिलिक हो गई। अब क्या होगा, यहाँ एक्स पे जीन जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा,
यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100% बच्चों में जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हीमोफिलिक की कंडीशन देखा जाए तो 100% सन हीमोफिलिक है और 100% डॉटर क्या है, कैरियर है। रीजन, मदर हीमोफिलिक थी, मदर का जीन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सन में और डॉटर में। फादर का नहीं होता है, फादर का सिर्फ वाई सन में आता है, एक्स डॉटर में चला जाता है। तो ये कंडीशन। और पांचवा सर्कमस्टांसेज क्या बन सकते हैं, पांचवा कंडीशन ये बन सकता है कि हम फादर और मदर दोनों को हीमोफिलिक बने। भाई इसमें तो पूरा ख़ानदान हीमोफिलिक हो जाएगा, बट नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको भी हीमोफिलिक बना दें तो ख़ानदान में कोई आदमी नहीं बचेगा जो हीमोफिलिक ना हो, सारे के सारे हीमोफिलिया से ग्रसित हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी डेंजर हो जाएगी, ख़तरनाक हो जाएगा कंडीशन, तो पूरा का पूरा ख़ानदान हीमोफिलिक हो जाएगा। एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। अब इसमें क्या होगा, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, हर जगह डबल डबल आ जाएगा, कोई नहीं बचेगा ख़ानदान में जिसको हीमोफिलिया ना हो। तो ये 5 प्रोबेबिलिटी बनती है हीमोफिलिया की, याद रखना, यही पूछा जाएगा। अभी इस साल पूछा था बोर्ड में कि डॉटर्स आर रेयरली हीमोफिलिक, इन विच कंडीशन इट कैन बी पॉसिबल। तो इसमें और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए स्केच या ड्रॉ, एक स्केच के थ्रू बताना था, तो उसमें यही स्केच बनेगा कि फीमेल्स आर रियरली हीमोफिलिक बिकॉज इट अकर्स व्हेन फादर इज हीमोफिलिक वाइल मदर इज कैरियर। ठीक है, इन सच कंडीशन 50% डॉटर्स आर हीमोफिलिक, 50% आर कैरियर, दिस इज रियरली पॉसिबल। ये बना देना था, 2 मार्क्स में आया हुआ था आपके बोर्ड में। तो ये 5 कंडीशन बनती है। अब क्या करो, एक और डिजीज अभी हमने बताया था जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक इसी तरह वो भी होता है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में आपको सिर्फ जीन चेंज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको भी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, ये शायद धुंधला दिखेगा, मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ, जीन बदल दूंगा, हो जाएगा। अब कलर ब्लाइंडनेस में देखो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें ये होता है, ये भी एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड इसको भी बोलते हैं। एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखना, जिस तरह उसके 5 कंडीशन थे, इसके भी 5 कंडीशन बनेंगे। अगर मान लो हमने क्या किया, फादर फीमेल को यहाँ क्या ले लिया, कैरियर ले लिया, सी लगा दिया, सी फॉर कलर ब्लाइंड, यहाँ नॉर्मल रखा, तो अब उसको निकाल सकते हो। मदर को क्या कर देना, यहाँ पे मदर को कलर ब्लाइंड बना दो, सारा एज इट इज मतलब जहाँ जहाँ एच लगाए हो सी लगा दो, रिजल्ट वही आएगा। इसमें भी ये डॉटर कैरियर हो जाएगी, ये सन कलर ब्लाइंड हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल। यानी कि कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि पर्सन रेड ग्रीन ब्लू में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इसमें क्या हो जाता है, उसको रेड ग्रीन दिख जाएगा, ग्रीन रेड दिख जाएगा, उसको कुछ भी फीलिंग मतलब ग्रीन उसको दिखेगा कि ये रेड कलर है, रेड दिखेगा कभी कि ग्रीन कलर है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है डीएल, तो उसमें चेक किया जाता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। जिसको है उसको कभी भी पायलट ड्राइवर या किसी तरह मतलब व्हीकल्स चलाने भी नहीं चाहिए, खुद की भी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ करना। पता चला रेड सिग्नल है, गाड़ी एंट्री करा दिया ग्रीन समझ के, उसको तो ग्रीन दिख जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला एक्सीडेंट कर देगा। पता चला कि ग्रीन सिग्नल है, रेड समझ के ब्रेक मार दिया, पीछे वाला फिर उड़ा ले जाएगा। तो प्रॉब्लम इसमें ये आती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में हमारी आइज़ के अंदर रेड ग्रीन कलर रेटिना पर डिस्टिंग्विश करने वाले जो कलर डिस्टिंग्विशिंग वाले जीन हैं वो इसमें नहीं बन पाते हैं। एक्स लिंक्ड होता है, इसमें भी फीमेल कैरियर होती है, बीमारी सन को ज़्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड है। फीमेल जो होती है वो एक्स के लिए होमोजाइगस होती है और मेल जो होता है वो हेमीजाइगस होता है। तो जब तक एक पे जीन है दूसरा एक्सप्रेस नहीं होने देगा, जब दोनों पे आएगा तभी एक्सप्रेस होगा। मेल में क्या है कि वाई है वो होलेंड्रिक है, इस एक्स से कुछ लेना देना नहीं है, अभी अकेला रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो इसीलिए अगर मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो 50% डॉटर कैरियर, 50% सन कलर ब्लाइंड। यहाँ पे 50% डॉटर नॉर्मल और 50% सन नॉर्मल। ये कंडीशन जहाँ जहाँ एच है ना वहाँ वहाँ अगर सी लगा दो तो सारा रिजल्ट वही आएगा जो हीमोफीलिया का आया था। इसमें भी अगर पूछ दे कि कलर ब्लाइंड के लिए फीमेल रेयरली कलर ब्लाइंड क्यों होती है, तो
तो यही ऑप्शन दे देना उसमें भी कि फीमेल तब कलर ब्लाइंड होगी जब फादर क्या होगा, कलर ब्लाइंड हो, और मदर क्या हो, कैरियर हो। उस कंडीशन में जो डॉटर होगी वो क्या होगी, 50% कलर ब्लाइंड होगी, 50% सन भी कलर ब्लाइंड होंगे, 50% डॉटर कैरियर होगी और 50% सन नॉर्मल होगा। जहाँ जहाँ एच लगा है वहाँ वहाँ सी लगा देना, सारा रिजल्ट वही आएगा, कलर ब्लाइंड हो चाहे हीमोफीलिया हो। यहाँ लगा देंगे तो पूरा का पूरा खानदान कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया में कोई अंतर नहीं है, कोई एक डिजीज़ तैयार कर लेना, क्रॉस सबका सेम निकलेगा। ये घर पे खुद से क्रॉस निकाल के देखना, जहाँ जहाँ सी है एच लगा था हीमोफीलिया में वहाँ सी लगा दो, एज इट इज़ रिजल्ट आ जाएगा। अब ये मत कर देना सी लगा के और नीचे लिख देना हीमोफिलिक, कलर ब्लाइंड लिखना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये थे मतलब सेक्स क्रोमोसोमल दो, ये मेन है, ये आपके बोर्ड के लिए है। नाइट ब्लाइंडनेस जान रहे हो, रतौंधी होती है, दो तरह की नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जल्दी से उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये पांचों कंडीशन खुद से निकाल लेना भाई अपने घर पे, ये नहीं कि सुन लिया और बैठ गए चलो निकल जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तभी ये परफेक्शन आएगा इसमें। मैं ये बता रहा था नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में देखो क्या होता है, दो तरह का नाइट ब्लाइंडनेस होता है एज यू नो। एक तो होता है हमारे में विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से भी नहीं होता है, मेन तो कमी होता है कैरोटीन से, क्योंकि कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए रेटिना को ज़रूरी होता है, इसलिए कैरोटीन गाजर में मिलता है, गाजर खाना चाहिए, विटामिन ए बनता रहेगा। तो वो नाइट ब्लाइंडनेस जो हमें विटामिन की कमी से हो, विटामिन ए की कमी से हो या कैरोटीन की कमी से हो, उसको तो बोलते हैं एक्वायर्ड, उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन इसको कंजेनाइटल या हेरिडिटरी तब बोलेंगे जब विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन जो है हमारे जीन, मतलब उसमें कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज ही ना कर पाए। हमारे लीवर के अंदर बनता है ये कैरोटीन से विटामिन ए, लीवर बनाता है। अगर उसके अंदर जो जीन है वो अनेबल है अपने को एक्सप्रेस करने में, अनेबल है कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज करने में, तो हमारे वो मतलब आँखों में जैसे ही थोड़ी सी डिम लाइट या हल्की सी नाइट होगा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कैरोटीन जब तक है तभी तक दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस दो तरह का होता है, एक्वायर्ड विटामिन ए की कमी से होता है, और कंजेनाइटल या हेरिडिटरी जो होता है वो जीन की एक्सप्रेशन न होने का कारण होता है, या जीन में म्यूटेशन न होने का कारण हो जाता है। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो कैरोटीन से विटामिन ए हमारा लीवर नहीं बना पाएगा, जब नहीं बना पाएगा तो हमें रात में दिखाई कुछ भी नहीं देगा। और लास्ट जो मैंने बताया था डीएमडी, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्चुअल में डिस्ट्रोफिन होता है, एक प्रोटीन है ये डिस्ट्रोफिन। हमारी जो मसल्स होती है जहाँ पे न्यूरॉन आके जुड़े रहते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, डीएमडी। अब इसमें यही होता है डीएमडी में कि हमारी जैसे ये मसल्स हो गए, मसल्स में मान लो यहाँ पे आकर के ये न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है अगर ये, तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर नहीं बन रहा है तो हमारे इस मसल से कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं होगा। जब कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं होगा तो इसमें कंट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा, जब कंट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा तो स्केलेटन में मूवमेंट नहीं हो पाता है। जो बच्चा अगर इससे सफ़र कर रहा है तो बचपन से ही लिम्स में मूवमेंट नहीं होगा, चलना उठना बैठना ये सब नहीं हो पाता है, डिस्ट्रोफिन हो जाता है, मतलब मसल्स जो है वो अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंस। तो ये मेन थे ऑटोसोमल या ये ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना एक एक।